नमस्कार दोस्तों, आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आरएनयू नर्सिंग क्लासेस जो इंडिया के अंदर बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसके ऊपर ऑनलाइन क्लासेस है वो पर डे ली जा रही है और वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा ये जो आगामी एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज टीचर्स डे है, जिसके अंदर हम सभी जो अपने टीचर्स हैं या फिर आप सभी के जो टीचर्स हैं उन सभी को बहुत बहुत वंदन करते हैं उनका, क्योंकि यदि उनके कारण से ही हम अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस हो पाते हैं। तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और अपनी क्लास है वो साइकेट्रिक नर्सिंग या साइकेट्रिक नर्सिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आगामी एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर आने के चांसेस है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और आपको बता देते हैं कि आरएनयू नर्सिंग क्लासेस पे जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत कम पैसों के अंदर और ऑफर के साथ में चल रही है, जिसके अंदर 1100 के अंदर भी आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और आप ये टेस्ट सीरीज अवेल करा करके जो आगामी एग्जाम है उसके अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा वीडियो एमसीक्यू क्लासेज है, वो सभी इस टेस्ट सीरीज के अंदर ऑफर के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इस जो ऑफर है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और आरएनयू नर्सिंग क्लासेज पे जो वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा आपको हर डे जो एमसीक्यू है उसको अच्छे से समझाया जाता है। हर एमसीक्यू का रैशनल के साथ में पूरा डिटेल में आपको समझाया जाता है। तो आप जुड़े रहिए आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। और आज की क्लास के अंदर अपन आगे बढ़ते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है कि वन ऑफ द स्टेज एज पर फ्रॉड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी एम्फसाइज दैट एन इन्फेंट इज फर्स्ट ईयर। ठीक है, वन ऑफ द स्टेज एज पर फ्रूड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी एम्फसाइज दैट एन इन्फेंट इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ डेराइव प्लेजर बाय नर्सिंग शकिंग पुटिंग फिंगर ऑफ थिंग इन द माउथ। ठीक है, ये क्या है, फ्रॉड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रॉड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी क्या थी उसके बारे में आपको बताएं तो ठीक है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ठीक है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी है वो किसने दी थी? फ्रॉड ने, सिगमंड फ्रॉड। जिसके अंदर कितनी स्टेज होती है? 5 स्टेज होती है। ठीक है, ऑरल फेज, एनल फेज, फैलिक फेज, लेटेंसी फेज एंड जेनाइटल फेज। फिफ्थ वन है वो है जेनाइटल फेज। ठीक है, तो फ्रॉड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी जिसके अंदर 5 स्टेज होती है। कौन कौन सी? दैट इज द ऑरल फेज, एनल फेज, फैलिक फेज, लेटेंसी फेज एंड जेनाइटल फेज। तो इसके अंदर क्या होता है कि सिगमंड फ्रॉड ने ये बताया कि जो कोई भी बच्चा छोटा होता है उससे लेकर के जो एडल्ट पर्सन है उसके अंदर सेक्सुअलिटी या फिर जो उनका साइकोलॉजिकल और सेक्सुअलिटी होती है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती है, बदलती रहती है और डेवलप होती है। ठीक है, उसके बारे में बताया। ऑरल फेज के अंदर अपन बात करें तो जो बच्चा होता है 0 से लेके 1 साल के बच्चे के अंदर जो सेक्सुअलिटी होती है बिहेवियर के अंदर वो होती है ऑरल फेज। ऑरल फेज के अंदर जैसे बच्चा होता है छोटा तो वो क्या होता है, ब्रेस्ट फीड कराने के लिए या फिर थंब सकिंग है, ऐसा बिहेवियर या सोशल के मतलब अपना जो उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है वो ऑरल के अंदर होता है, ऑरल फेज के अंदर होता है, जिसके अंदर बच्चा है वो ब्रेस्ट फीड करना, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क है वो उसके मतलब उनको शक करना, ये कब किसके अंदर होता है? ऑरल फेज के अंदर होता है। ठीक है, फिर आता है वो आता है एनल फेज। एनल फेज के अंदर क्या होता है? टॉयलेट ट्रेनिंग। ठीक है, 1 to 3 ईयर्स तक। ठीक है, 1 to 3 ईयर्स, 1 to 3 ईयर्स तक जहां पे टॉयलेट ट्रेनिंग होती है वो किसके अंदर आती है? एनल फेज के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद आता है फैलिक फेज। फैलिक फेज होती है वो 3 to 6 ईयर। ठीक है, और 6 to एडोलसेंट के लिए होती है लेटेंसी फेज और एडल्ट के अंदर आती है वो आती है जेनाइटल फेज। ठीक है,
तो एज पर एज के अकॉर्डिंग है वो उनकी सेक्सुअलिटी है वो चेंज होती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, 1 साल तक का बच्चा होता है, वो है ऑरल फेज बुलाती है। ऑरल फेज के अंदर बच्चा होता है वो क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग करना, ये सब जो उसके इसके अंदर आता है ऑरल फेज के अंदर आता है। वैसे एनल फेज होती है 1 to 3 ईयर्स के बच्चों के अंदर। देखते हैं एनल फेज के अंदर क्या होता है, बच्चा होता है वो टॉयलेट ट्रेनिंग या फिर एनल एरिया होता है उस पर ज्यादा कंसंट्रेट होता है। फेलिक फेज होती है 3 to 6 ईयर होती है, ठीक है। उसके अलावा फेलिक फेज के अंदर क्या होता है कि सेक्सुअलिटी है वो चेंज होती है, फिर जैसे ऑपोजिट सेक्स के प्रति है वो अटेंशन बढ़ता है। लेटेंसी फेज के अंदर जैसे लड़का होता है वो अपने अपन बात करें तो लड़का होता है वो अपनी मम्मी से ज्यादा लगाव रखता है, लड़की होती है वो अपने फादर के प्रति ज्यादा लगाव रखती है। ये एज के साथ में सेक्सुअलिटी या फिर जो अपने ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना, ये सब क्या होता है एज के साथ साथ में चेंज होता है। तो फ्रूड ने ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में बताया था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। वन ऑफ द स्टेज एज पर द फ्रूड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी एम्फसाइज दैट एन इन्फेंट, एक इन्फेंट है इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, एक बच्चा इन्फेंट है 1 साल की उम्र के अंदर, डेराइव प्लेजर बाय द नर्सिंग एंड सकिंग पुटिंग फिंगर ऑफ द थिंग इन द माउथ। एक बच्चा है छोटा 1 साल का, वो क्या करता है अपनी फिंगर थंब सकिंग और फिंगर है वो माउथ के अंदर तैरने का कर रहा है। ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट या फ्रूड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के कौन सी स्टेज के अंदर आता है, तो ये आता है वो आता है किसके अंदर आता है, सकिंग पुटिंग फिंगर इन द माउथ, दैट इज द ओरल फेज। किसके अंदर आएगा, ओरल फेज के अंदर आता है, ठीक है। तो क्योंकि जो ओरल फेज होती है वो होती है 0 to 1 ईयर तक, ये आपको समझ में आ गया। 0 to 1 ईयर होता है वो किसके अंदर आता है, ओरल फेज के अंदर आता है। तो आपको यदि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो स्टेज है वो पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन अच्छे से। तो आपको याद रखना है फ्रॉड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसके अंदर कौन कौन सी फेज होती है और हर फेज के अंदर क्या क्या चेंजेस होता है, किस एज के अंदर कौन सी फेज है वो चेंज होती है, उसके बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। उसके पहले जैसे एनल फेज होती है तो क्या होता है, बच्चा चाहे टॉयलेट ट्रेनिंग उसके बारे में सोचता है। फेलिक फेज के अंदर बच्चा जो ऑपोजिट सेक्स है उसके पर ही अट्रैक्शन बढ़ता है। लेटेंसी फेज या जेनिटल फेज के अंदर बच्चा जो नॉर्मल जो एडल्ट का बिहेवियर होता है उसके अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना वो है What will nurse do in case patient have seizure if alcohol is withdrawn suddenly? ठीक है, आपको क्या करना है, एक पेशेंट है वो क्या है सीजर हो रहा है, पेशेंट है वो अल्कोहल छोड़ने के कारण से। मैंने आपको बताया है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के अंदर जो सीजर होता है वो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, सीजर, ठीक है। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स यदि पर्सन होता है सडन यदि अल्कोहल छोड़ता है तो उसके अंदर सीजर है वो सबसे ज्यादा कॉमन रूप से सिम्टम्स देखने को मिलता है, सीजर है वो देखने को मिलता है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल नर्स डू इन केस पेशेंट हैविंग सीजर इफ अल्कोहलिक इन विड्रॉल सडनली। पेशेंट ने क्या किया है, अल्कोहल सडन छोड़ा है, अल्कोहल विड्रॉल के कारण से उसको सीजर हो रहा है, तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या रहेगी, ठीक है। अब इसके अंदर पहला ऑप्शन है कि मेक पेशेंट कंफर्टेबल एंड रीस्टैंड। पेशेंट को क्या है कंफर्टेबल प्रोवाइड करना है और पेशेंट को रीस्टैंड करना है, बांध देना है। तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन सही नहीं जाएगा, बिकॉज पेशेंट को सीजर आता है तो उसको सीजर आने देना है, सीजर को रोकना नहीं है। यदि सीजर को रोकते हैं, रीस्टैंड करना मतलब होता है, ठीक है, रीस्टैंड करना मतलब उसके जो सीजर होते हैं हाथ पैर बांध दो, बांधने से क्या होगा, सीजर के जो होते हैं और इंजरी जो बॉडी में इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो रीस्टैंड इज ए नॉट राइट ऑप्शन, ठीक है। कंफर्टेबल एंड रीस्टैंड नहीं करना पेशेंट को, सीजर के पेशेंट को कभी भी रीस्टैंड नहीं करना है। रीस्टैंड करना अपन सीजर रोकने की, सीजर क्या हाथ से सीजर नहीं हो रही है, ब्रेन से इंपल्सेस के कारण से हो रहा है तो इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेक ब्लड सैंपल फॉर एथेनॉल लेवल, ये भी इसके अंदर ऑप्शन सही नहीं है। पेशेंट को विड्रॉल सडनली हो रहा है तो अल्कोहल का लेवल चेक करने से कोई फायदा नहीं है। ओके, मॉनिटर वाइटल साइन, ये भी ऑप्शन है वो सही है, कुछ हद तक अपन को वाइटल साइन चेक करने हैं यदि सीजर होते हैं, लेकिन अपन को इसके मोस्ट प्रायोरिटी देखना है। सडनली हुआ है तो आपको सबसे पहले नर्सिंग एक्शन है वो क्या रहता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम द इंजरी, कोई भी है इसके अंदर ये ऑप्शन सही जाएगा। यदि पेशेंट को सीजर आया है तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी होती है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के कारण से हो रहा है या फिर कुछ ऐसे भी किसी अदर कॉज से यदि किसी पेशेंट को सीजर आता है या फिर एपिलेप्सी है उसके कारण से पेशेंट को यदि सीजर आ रहा है तो पेशेंट को सबसे पहले अपन को पेशेंट को सही सेफ जगह पे रखना है, पेशेंट को इंजरी से प्रिवेंट करना है, पेशेंट को गिरने से बचाना है। क्योंकि पेशेंट को सीजर आ रहा है, सीजर के साथ में पेशेंट यदि नीचे गिर जाता है तो उसको इंजरी होने के चांसेज है वो ज्यादा रहते हैं। तो अपन को ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर ऑप्शन है वो कौन सा सही जाएगा, वो जाएगा प्रिवेंट फ्रॉम द इंजरी, ठीक है।
इसके अंदर ये भी क्वेश्चन कभी बार बहुत बार पूछा गया है कि पेशेंट यदि अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के अंदर मोस्ट कॉमन रूप से कौन सा सिम्टम्स देखने को मिलता है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के अंदर, तो इसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है वो दिखना मिलता है सीजर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन ये। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा कॉम्प्लिकेशन आर। एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो किसका कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, तो मैंने आपको बताया है दो चीज होती है, ये क्या है एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा, तो इसके अंदर दोनों के अंदर अलग अलग होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा मैंने आपको बताया है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि ये अपने इसमें फीमेल में ज्यादा देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है अपनी जो बॉडी है या फिर फिजिक्स है, बॉडी फिजिक्स के बारे में ओवर कॉन्शियस होते हैं। ओवर कॉन्शियस के कारण से उनको ऐसा मतलब लगता है कि मेरे को स्लिम रहना है, खाना खाना बंद कर देते हैं, खाना खाना बंद कर देता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है, जो बॉडी का वेट है वेट कम हो जाता है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा में अपन डिफरेंशिएट की बात करें तो इसके अंदर वेट लॉस होता है, जबकि बुलिमिया नर्वोसा के अंदर वेट लॉस नहीं होता है। बिकॉज बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए अपन ये खाना खाना बंद कर देंगे, लेकिन बाद में एक टाइम से क्या होगा एक साथ में पूरा भर के खाना खाना स्टार्ट कर देता है किसके अंदर बुलिमिया नर्वोसा के अंदर। ठीक है, जिसके कारण से क्या होगा कि पेशेंट का वेट लॉस नहीं होता है। फिर बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है एक साथ में भर के खाना खाया, उसके बाद में उसको गिल्टी फील होना स्टार्ट होता है कि मैंने ज्यादा खाना खा लिया, मेरा शरीर में प्रॉब्लम हो जाएगी, मोटा हो जाऊंगा, या ऐसी है वो फीलिंग उनके अंदर आती है, जिस कारण से क्या होता है फिर से पुर्गेटिव बिहेवियर अपनाते हैं, जिसके अंदर मुंह में अंगुली डाल के वॉमिट करना या फिर लग्जेटिव लेना, ये सभी बिहेवियर अपनाना स्टार्ट कर देते हैं किसके अंदर बुलिमिया नर्वोसा के अंदर। जबकि एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर क्या करते हैं पर्सन होता है वो क्या करता है खाना खाना बिल्कुल बंद कर देता है, जिसके खाना खाना पानी पीना ये सभी चीजें होती है वो बंद करना बिल्कुल बंद कर देता है, जिसके कारण से क्या होता है उनके अंदर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है, बॉडी में वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वो एकदम से स्लिम या फिर थका थका लगना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी के अंदर कमजोरी लगनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन होता है, ये सभी सिम्टम्स है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, वो मिलता है एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके अंदर ये पूछा है एनोरेक्सिया नर्वोसा के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है। ठीक है, सबसे मेन है वो है हाइपोकैलेमिया, डिहाइड्रेशन, एनीमिया एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। बिल्कुल ये इसके अंदर ऑप्शन सही है, ये सभी चीजें हो सकती है। ठीक है, अपन को कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि 3 ऑप्शन के अंदर सेम है वो दिखने को मिल रहा है, तो उसके अंदर सभी सिम्टम्स होते हैं। वो एक जो ऑप्शन है उसके अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा के कॉम्प्लिकेशन के अंदर यदि सभी देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन आपका इसके अंदर सही जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी, जैसे हाइपोकैलेमिया, डिहाइड्रेशन, एनीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इसके अंदर 1, 2, 3 और 4 चारों चीजें हैं वो एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर देखने को मिलती है, तो वो ऑप्शन ज्यादा सही होने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो इसके अंदर सेकंड है बी ओबेसिटी। बिल्कुल ये यहाँ पे गलत ऑप्शन हो गया, गलत, बिकॉज एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर ओबेसिटी नहीं होती है, उसके अंदर क्या होता है वेट लॉस होता है, वेट कम होता है किसके अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर। बाकी चीजें हैं लेकिन ओबेसिटी नहीं होने के कारण से ये ऑप्शन है वो क्या रहेगा, गलत रहेगा, तो ये ऑप्शन अपना सही नहीं है। नेक्स्ट है प्रोटीन डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन एंड एनीमिया। प्रोटीन डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन एंड एनीमिया, ये भी सही होने के चांसेस है वो क्या है, कम है। प्रोटीन डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन और एनीमिया, प्रोटीन डेफिशिएंसी है वो ज्यादा मायने नहीं रखती इससे कंपेयर टू द डिहाइड्रेशन, और बाकी जो सिम्टम्स है वो ज्यादा क्या रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी विद एनीमिया। ठीक है, विटामिन और प्रोटीन डेफिशिएंसी बेटर है, हाइपोकैलेमिया, डिहाइड्रेशन एंड एनीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, सभी ये ऑप्शन है वो इसके अंदर सही जाएगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो आपको कंपेयर करना है बाकी सब ऑप्शन से ज्यादा कौन सा ऑप्शन है वो ज्यादा सही होने के चांसेस है, उस ऑप्शन को चूज करना है एग्जाम ऑफ यूके क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि बाकी ऑप्शन भी सही हो सकते हैं लेकिन जो मेन इसके अंदर देखो कि सभी ऑप्शन है, हाइपोकैलेमिया होता है, डिहाइड्रेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है और एनीमिया होता है, वो सभी सिम्टम्स है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। In which of the following situation nurse should inform doctor immediately if patient is an antipsychotic drugs and blood pressure fall by?
फील नहीं, फॉल्स बाई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के पेशेंट के अंदर कौन कितना बीपी कम होने से अपन को डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, ये भी है। मैं आपको बात बताऊं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के कारण से हो या फिर अपन कॉमन प्रैक्टिस में, कॉमन नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर भी यदि पेशेंट को सडन कितना बीपी कम होता है तो अपन पेशेंट डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अपन बात करें जैसे बीपी होता है, ठीक है, नॉर्मल बीपी होता है वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg, ठीक है, ये बीपी होता है। इस बीपी में यदि पर्सन का बीपी होता है कितने mm ऑफ Hg से कम हो तब अपन डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है। नॉर्मल जैसे मतलब कितने से कम होगा तो आपको इन्फॉर्म करता है, ठीक है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स से होती है वो हाइपोटेंशन करती है, ठीक है, हाइपोटेंशन करती है। और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में सभी जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ज्यादा करती है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। आपको याद रखना है बीपी नॉर्मल कितना होता है 120 mm ऑफ Hg होता है, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करें तो सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर, सक्शन प्रेशर होता है वो भी एडल्ट के अंदर बीपी का उल्टा होता है, 80 to 120 mm ऑफ Hg होता है। ये भी याद रखना, जो सक्शन करते हैं सक्शन का प्रेशर होता है वो भी 80 to 120 mm ऑफ Hg होता है। ये भी क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है। तो बीपी का उल्टा होता है सक्शन प्रेशर, 80 to 120 mm ऑफ Hg एडल्ट के अंदर सक्शन का प्रेशर होता है, ठीक है। सक्शन की अपन बात करें टाइमिंग है तो सक्शन का टाइमिंग होता है वो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं बढ़ाना है, 10 सेकंड तक ही सक्शन को करना है, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दिया बीपी कितनी फॉल्स होगी तब अपन डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करेंगे। तो इसके अंदर ऑप्शन होता है वो आपका सही जाता है 30 mm ऑफ Hg, ठीक है। कोई भी पर्सन है उसका बीपी 30 mm ऑफ Hg से सडन से लॉस हुआ है, डिफरेंशिएट हुआ है, तो अपन को डॉक्टर्स को इमीडिएट इन्फॉर्म करना है क्योंकि सडन बीपी फॉल हुआ है, ओके। इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन नर्स शुड द इन्फॉर्म डॉक्टर इमीडिएटली इफ पेशेंट इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एंड ब्लड प्रेशर फॉल्स बाय 30 mm ऑफ Hg। पेशेंट का बीपी यदि 30 mm ऑफ Hg से ज्यादा कम हुआ है एक साथ में तो पेशेंट को अपन को डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है, चाहे नॉर्मल प्रैक्टिस में भी और किसी अंडर कारण से भी यदि बीपी फॉल हो रहा है तो भी। तो ये भी क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने के चांसेज है, चाहे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हो या फिर अधिक कॉजेस के कारण से यदि पेशेंट का बीपी फॉल हो रहा है तो आपको इन्फॉर्म करना है 30 mm ऑफ Hg से सडन बीपी फॉल हुआ है, उससे ज्यादा हुई है तो अपन को इन्फॉर्म करना है किसी हालत में, ठीक है। और इसके अंदर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है वो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्योंकि साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर क्वेश्चंस होते हैं वो आपको हर क्वेश्चन रैशनल के ऊपर होते हैं। वैसे जैसे अपन ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी कॉज अदर किसी फैक्टर्स के कारण से बीपी फॉल हुआ है वो भी आपका क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको समझना है साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर क्वेश्चंस होते हैं वो रैशनल के साथ में अच्छे से समझने हैं। जब आप क्वेश्चंस को रैशनल के साथ में अच्छे से समझेंगे तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ऑप्शन भी अच्छे से पढ़ने हैं। एग्जाम के अंदर आपका जब एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें क्या होता है कभी कभी हम जल्दबाजी में उस क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। मतलब क्या होता है कि बैठे हैं उसके बाद में सोच रहे हैं और अपना जो माइंड कंसंट्रेशन होती है वो बिल्कुल एग्जाम की तरफ होनी चाहिए। जब अपन एग्जाम के अंदर बैठ जाते हैं तो फालतू की बाहर की जो थिंग्स होती हैं उन सभी को भूल जाना है, सिर्फ अपना जो ध्यान होता है कंसंट्रेट होना चाहिए एग्जाम पेपर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में अपने माइंड के अंदर अदर थिंग्स नहीं चलनी चाहिए। यदि आप जो पेपर दे रहे हो उसमें आपका जो माइंड बिल्कुल कंसंट्रेशन सिर्फ एग्जाम पेपर की तरफ होनी चाहिए, अदर कुछ थिंग्स माइंड में नहीं रखनी चाहिए। एग्जाम से एक दिन पहले अपन को ये रखना है कि मेरे माइंड के अंदर फालतू की थिंग्स बिल्कुल नहीं रखनी है। किसी के साथ में क्या हुआ है, लड़ाई हुई है या फिर पहले का कुछ इवेंट्स है, फ्रेंड्स के साथ में कुछ लड़ाई हुई है या फिर कुछ भी मिस हैपनिंग फैमिली रिलेटेड, आप एग्जाम के अंदर बैठ रहे हो उस टाइम सक्सेस होने के लिए आपको अपने जो माइंड में थिंग्स होती है अदर थिंग्स सब हटा देनी है, बिल्कुल एकदम से बिल्कुल रिलैक्स होके उसके बाद में आपको पेपर रिलेटेड ही सोचना है। ज्यादा अदर बात थिंग्स सोचेंगे तो क्या होगा आपके जो अंदर क्वेश्चंस गलत होने के ज्यादा चांस होंगे क्योंकि अपने माइंड के अंदर फिक्स होता है कि आप ज्यादा बाहर की अदर थिंग्स सोचेंगे तो माइंड के अंदर क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर क्वेश्चन रिलेटेड सॉल्व करने में आपको इश्यू आएंगे, ठीक है। तो ये बात भी आपको एग्जाम में जब बैठते हैं तो उस टाइम ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो आरएनयू नर्सिंग क्लासेज है वो आपको हर तरीके से हेल्प कर रहा है।
हर तरीके से एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके रोजाना क्लासेस चल रही है, जिसके अंदर हर एग्जाम में जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। एग्जाम के हर ऑप्शन होता है उसको डिटेल में आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है, मतलब बिल्कुल क्या होता है एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसका ऑप्शन को बिल्कुल निचोड़ के, उस क्वेश्चन को बिल्कुल निचोड़ के अच्छे से आपको समझाया जा रहा है। यदि आप जुड़े रह रहे हो आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, जो यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है उससे जुड़े रहिए। इसके अलावा आरएनयू नर्सिंग क्लासेस का जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए और उसमें जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है या फिर टेस्ट सीरीज में क्या क्या क्वेश्चंस अवेलेबल है, फ्री जो डेमो क्लासेज है वो देख सकते हैं। फ्री डेमो क्लासेज देख करके आप पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्वेश्चन क्या प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए या नहीं आए। तो बिल्कुल अच्छे से प्रीवियस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो उसमें लगाए गए हैं। और एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा जो वीडियो क्लासेज है वो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। आप अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी कंपेयर कर सकते हैं कि इसके अंदर जो वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज है वो आपको अच्छे से समझाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि फालतू की थिंग्स है वो उसके अंदर बताई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन पेशेंट इज एक्सप्रेस हिज हर फीलिंग फ्रीली इज नोन एज। ये भी क्या है, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार रिपीटेड बताया है कि जो साइकेट्री के अंदर टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चाहे आपका हर टर्म होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, टर्मिनोलॉजी याद रखनी बहुत जरूरी है। अगर आपको टर्मिनोलॉजी याद है तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हम 3 to 4 क्वेश्चन तो हमेशा बिल्कुल टर्मिनोलॉजी में से आते हैं, हर एग्जाम के अंदर आते हैं, वो क्वेश्चन सही होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, इसके अलावा ईसीटी हो गई, मेंटल डिसऑर्डर का मैनेजमेंट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी में से जो सिम्टम्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ईसीटी हो गई, साइकोफार्माकोलॉजी हो गई, ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर साइकोथेरेपी होगी, इसमें से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी मेंटल मैकेनिज्म हो गया, थ्योरीज होगी, ठीक है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइकोसोशियल थ्योरी है, इनमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मोस्ट ऑफ एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट व्हेन पेशेंट इज एक्सप्रेसेस हिज हर फीलिंग फ्रीली इज नोन एज। एक पेशेंट है वो जो अपनी एक्सप्रेस फीलिंग होती है, फ्रीली एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है, तो ये तो सीधा सही ऑप्शन है, वेंटिलेशन कहलाता है। ठीक है, ओके, फ्रीली यदि किसी के साथ में अपनी फीलिंग है वो एक्सप्रेस करना, किसी फ्रेंड्स के साथ में या फिर किसी के साथ में अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना, वेंटिलेशन कहलाता है। ओके, पर्सुएशन नहीं होता है, इमोशनल कैथरेस नहीं होता है। इमोशनल कैथरेस मतलब अपना इमोशन से रिलेटेड फीलिंग होती है वो एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है, इमोशनल कैथरेस। और डिस्कशन नहीं होता, इसके अंदर होता है वेंटिलेशन। ठीक है, अपना जो वेंटिलेशन के थ्रू अपना जो इमोशनल फीलिंग होती है वो अदर को बताना, माइंड के अंदर जो एयर है उनको एक्सप्रेस आउट करना, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस आउट कराना क्या कहलाता है, वेंटिलेशन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन से ये एग्जाम के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ए 50 years patient so severe brain and mental deterioration, emotional distress, our activity patient can be diagnosed to be suffer from। एक 50 साल का पर्सन है जो क्या कर रहा है, सीवियर ब्रेन एंड मेंटल डिटोरिएशन हो रहा है पेशेंट को, ब्रेन में और माइंड के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो डिटोरिएट हो रहे हैं। आपको मैंने बताया है ब्रेन एंड माइंड, एक माइंड होता है एक ब्रेन होता है। ब्रेन की स्टडी अपना किसके अंदर पढ़ते हैं, न्यूरोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूरोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, और माइंड की स्टडी पढ़ते हैं अपन साइकेट्री और साइकोलॉजी के अंदर, साइकोलॉजी एंड साइकेट्री। ठीक है, तो ये माइंड होता है, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट होता है और एक कॉन्क्रीट कंपोनेंट होता है। ठीक है, एक वास्तविक कंपोनेंट जो क्या होता है, ब्रेन। ठीक है, और एक अपन होता है जो होता है एब्स्ट्रैक्ट, लाइक अपन जिस चीज को नहीं देख सकते वो किसके अंदर आता है, माइंड। तो माइंड के अंदर अपन पार्ट में पढ़ा, दैट इज द एक्टिविटी, कॉन्शियसनेस, परसेप्शन। ठीक है, अटेंशन है, परसेप्शन है, कॉन्शियसनेस है, एक्टिविटी है, थॉट है, ये सभी किसके अंदर आता है, माइंड के अंदर आता है, और ब्रेन के जो अदर पार्ट है उसके अंदर आता है। तो एक 50 year old पेशेंट सो सीवियर ब्रेन एंड मेंटल डिटोरिएशन, उनके माइंड ब्रेन के अंदर भी और माइंड के फंक्शन है वो भी क्या हो रहे हैं, डिटोरिएशन हो रहे हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस में है, ओवर एक्टिविटी। पेशेंट कैन बी डायग्नोज टू बी सफरिंग फ्रॉम, पेशेंट किससे सफर कर रहा है, क्या डायग्नोसिस हो सकता है पेशेंट को। तो अपन बात करें इसमें पेशेंट को अल्जाइमर डिजीज है। ठीक है, अल्जाइमर डिजीज है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया है अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज क्या होता है, अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है कि पर्सन होता है वो एज के साथ साथ में, यदि एज बढ़ती है तो एज के साथ में जो माइंड के ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। क्योंकि हर टिश्यू होता है उसका क्या होता है, डीजनरेशन होता है। डीजनरेशन का मतलब नष्ट होता है, डैमेज होते हैं। जब टिश्यू डैमेज होंगे तो ब्रेन के टिश्यू डैमेज होते हैं, वो वापस रीजनरेट कहीं होते हैं। मैंने आपको ये थिंग्स बताई है, क्योंकि ब्रेन की टिश्यू में रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं होती है।
ठीक है, ये चीज याद रखनी। ब्रेन टिश्यू में रीजनरेशन पावर नहीं होता है। जब ब्रेन के टिश्यू में रीजनरेशन पावर नहीं होता, अल्जाइमर डिजीज या फिर एज के साथ साथ यदि ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं वो यदि डीजनरेट होते हैं तो वो वापस सही नहीं होंगे। वापस सही नहीं होने के कारण से माइंड के जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, अल्जाइमर डिजीज में। अल्जाइमर डिजीज के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन होता है वो होता है अल्जाइमर डेमेंशिया। ठीक है, क्या होता है, अल्जाइमर डेमेंशिया, जिसमें क्या है, एज के कारण से मेमोरी में डिटोरिएशन आना, मेमोरी में डिस्टर्बेंस आना किसके अंदर आता है, अल्जाइमर डेमेंशिया के अंदर आता है। तो मैं बता रहा हूं ब्रेन टिश्यू का रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं होती है। ब्रेन टिश्यू एक बार डैमेज हो जाता है तो उसके बाद में वापस रीजनरेट नहीं होते हैं। और तो इसके अंदर ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ब्रेन टिश्यू में रीजनरेशन नहीं होता है तो ब्रेन में ट्यूमर कैसे होता है? क्योंकि ट्यूमर जब होगा जब पेशेंट के टिश्यू मतलब जो टिश्यू हो गए हैं वो क्या है, एक टिश्यू से दूसरा टिश्यू है वो रीजनरेट होगा तभी कैंसर होगा। तो कैंसर कैसे होता है, तो ब्रेन में न्यूरॉन्स, दो चीजें होती है, एक होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है, एक होता है न्यूरॉन्स, एक होते हैं न्यूरोगिलिया। ठीक है, एक होते हैं न्यूरॉन्स और सेकंड होते हैं वो होते हैं न्यूरोगिलिया। न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं होती है, जबकि न्यूरोगिलिया के अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी है वो प्रेजेंट होती है। न्यूरोगिलिया जैसे अपेंडाइमल सेल हो गई, ठीक है, अपेंडाइमल सेल्स है। तो न्यूरोगिलिया जो भी सेल्स होती है, न्यूरोगिलियल सेल्स होती हैं, उसके अंदर क्या होता है, रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। तो जो ब्रेन कैंसर होता है वो किसके अंदर होता है, न्यूरोगिलिया के अंदर होता है, गिलियल सेल में होता है। आपने सुना होगा गिलियोमा, ठीक है, गिलियोमा मतलब गिलियल सेल के अंदर कैंसर होना क्या कहलाता है, गिलियोमा कहलाता है। तो अल्जाइमर जो रीजनरेशन कैपेसिटी होती है ब्रेन टिश्यू में नहीं होती है, पेशेंट में जो न्यूरोगिलिया होती है उसके अंदर रीजनरेशन पावर होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, वो जाएगा अल्जाइमर डिजीज सही जाएगा। ठीक है, हंटिंगटन कोरिया है, पार्किंसंस डिजीज है। पार्किंसन डिजीज में क्या, डोपामिन जनरेटिंग सेल्स की कमी के कारण से पार्किंसन होता है। हंटिंगटन होता डिजीज होता है हंटिंगटन कोरिया, जिसके अंदर क्या होता है, जो माइंड के फंक्शन है वो हंटिंगटन के डिजीज के कारण से होते हैं और वो कोरिया के सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसके अलावा पेस्ट डिजीज है वो इसके मतलब डीजनरेशन के कारण से नहीं होता है। तो ये सभी इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, अल्जाइमर डिजीज है वो एक 50 ईयर का, और एज के साथ में 50 ईयर की एज है उसके साथ में यदि पेशेंट को हो रहा है डिजीज हो रहा है तो वो किसके कारण से होता है, अल्जाइमर डिजीज है वो डीजनरेशन के कारण से होता है या टिश्यू के डीजनरेशन के कारण से होता है। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर हैव सिम्टम्स लाइक परसेक्यूशन, grandiosity, idea of reference, incoherence, is disorder of activity, is disorder of attention, is disorder of thought, is disorder of perception। ठीक है, तो आपको यदि ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि एक्टिविटी में मैंने आपको बताया, एक्टिविटी में क्या एक्टिविटी होती है साइकेट्री के अंदर, साइकेट्री के अंदर एक्टिविटी होती है साइकोमोटर एक्टिविटी, जिसको मैंने आपको बताया PMA बोलते हैं, साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी का बढ़ना, साइकोमेट्रिक एक्टिविटी का कम होना और साइकोमेट्रिक एक्टिविटी का डिस्टर्बेंस होना। तो साइकोमेट्रिक एक्टिविटी का बढ़ना दैट इज द मेनिया, साइकोमोटर एक्टिविटी का कम होना दैट इज द डिप्रेशन, और साइकोमोटर एक्टिविटी का डिस्टर्बेंस होना दैट इज द डिस एक्टिविटी। डिस एक्टिविटी के अंदर इकोलेलिया वगैरह होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, ये एक्टिविटीज की प्रॉब्लम है। ठीक है, मैनरिज्म हो गया, इकोलेलिया हो गया, ठीक है, वर्बिग्रेशन हो गया, ये सभी किसकी एक्टिविटी की प्रॉब्लम है। डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ये सब किसके अंदर आते हैं, अटेंशन की प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके अंदर क्या बताओ, डेल्यूजन ऑफ परसेक्यूशन क्या है, पहला है वो है डेल्यूजन ऑफ परसेक्यूशन। डेल्यूजन ऑफ परसेक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ परसेक्यूशन क्या होता है, डेल्यूजन क्या होता है, डेल्यूजन इज द फॉल्स फिक्स बिलीफ, जिसके अंदर उनको फॉल्स है और माइंड के अंदर बिलीफ होती है, फिक्स हो जाती है। और परसेक्यूशन का मतलब होता है हर किसी के ऊपर शक करना, कोई पर्सन अपने दूसरे के बारे में बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, ये किसके अंदर आता है, डेल्यूजन ऑफ परसेक्यूशन के अंदर आता है। डेल्यूजन ऑफ परसेक्यूशन होता है वो मोस्ट कॉमन रूप से पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। किसके अंदर, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। ठीक है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर डेल्यूजन ऑफ परसेक्यूशन है वो सबसे ज्यादा कॉमन रूप से देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। डेल्यूजन ऑफ परसेक्यूशन इज द सिम्टम्स ऑफ पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। ओके, तो डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी इसके अंदर नहीं जाएगा, बिकॉज डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी के अंदर साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज, साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज,
इसके अलावा साइको एक्टिविटीज की प्रॉब्लम्स है जिसके अंदर मैनरिज्म हो गया, वर्बिग्रेशन हो गया, ये होता है तो डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी नहीं है। ये डिसऑर्डर किसका है? दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ द थॉट्स। किसका डिसऑर्डर है? थॉट्स की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जिसके अंदर थॉट्स के अंदर मैंने बताया फॉर्मेशन लेवल, प्रोग्रेशन लेवल और कंटेंट लेवल, 3 टाइप के डिस्टर्बेंस होते हैं माइंड के अंदर, माइंड के थॉट प्रोसेस के अंदर। थॉट प्रोसेस में फॉर्मेशन लेवल, प्रोग्रेशन लेवल और कंटेंट लेवल के प्रॉब्लम्स के अंदर। तो डेल्यूजन हो गया, डेल्यूजन ऑफ परसेक्यूशन है, डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी होगी। आइडिया ऑफ रेफरेंसेस क्या होता है? आइडिया ऑफ रेफरेंसेस में ये होता है कि पर्सन ऐसा सोचता है कि 2 पर्सन आपस में बातें कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है ये मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। कोई भी आइडिया, कोई बातें चल रही है तो वो मेरे बारे में कर रही है, तो रेफरेंसेस आइडिया दूसरी बातें कर रहे हैं वो उसके खुद के बारे में रखना। इनकोहेरेंस मतलब उल्टा कार्य करना, जैसे थॉट समरी मतलब बताते कुछ और है, उसके ऑपोजिट वर्क करना किसके अंदर आता है? इनकोहेरेंस के अंदर आता है, ओके। और इसके अलावा डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन के अंदर हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन आता है। तो इसके अंदर ये सिम्टम्स है वो किसके हैं? डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स के सिम्टम्स हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है वो है इन केस यू फाइंड एनी पेशेंट इज प्री ऑक्यूपाइड विथ रिपीटेशन थॉट that is her hands are dirty and wash frequently or long time, it is the an example of, ठीक है। ये केस है जो क्या है? पेशेंट इज प्री ऑक्यूपाइड बिहेवियर के साथ में है और विथ रिपीटेड थॉट, उसके माइंड के अंदर बार बार क्या रिपीटेड थॉट आ रही है? क्या थॉट्स आ रही है? थॉट्स ये आ रही है दैट इज हिज और हर हैंड्स आर डर्टी, उनके हाथ है वो बिल्कुल डर्टी लग रहे हैं, एंड वॉश फ्रिक्वेंटली, बार बार जाके वॉश मशीन में हाथ धो रहा है, एंड लॉन्ग टाइम, बार बार ये लॉन्ग टाइम से यही चल रहा है। इट इज द एग्जांपल ऑफ, ये किस चीज का एग्जांपल है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर कोई भी क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज बिल्कुल समझनी जरूरी है, क्योंकि हर एग्जाम क्वेश्चन होता है उसकी लैंग्वेज होती है, और आप लैंग्वेज समझ पाते हैं तो आपको ऑप्शन में बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं, सीधा सा क्वेश्चन आपको लैंग्वेज समझ आ गई तो क्वेश्चन को सीधा जो उसका ऑप्शन है वो सीधा आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो कि इसके अंदर ये नहीं हो सकता, सीधा ये ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है वो है फोबिया। फोबिया क्या होता है? इररेशनल फियर, इररेशनल फियर फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन, ठीक है। इररेशनल फियर फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन, किसी सिचुएशन या फिर किसी ऑब्जेक्ट के कारण से इररेशनल फियर होना। इररेशनल का मतलब क्या होता है? इररेशनल, हर टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से समझनी है। एक रेशनल फियर होना, इररेशनल फियर होना, इसके बारे में आपको बताएं तो रेशनल का मतलब होता है ऐसी थिंग से हर कोई पर्सन डरता हो। जैसे मान लो शेर की बात करते हैं, शेर होता है जंगल के अंदर तो शेर से हर कोई पर्सन डरता है, तो दैट इज द रेशनल फियर, ठीक है। शेर से डरना रेशनल फियर है। जबकि इररेशनल का मतलब होता है कि हर पर्सन, नॉर्मल पर्सन होता है उससे नहीं डरता हो, उस थिंग से डरना। जैसे एक पर्सन है घर से बाहर जाने से डरता है, घर से बाहर निकलने से डरना, दैट इज द, ठीक है, उसको ये फियर नॉर्मल नहीं है। जबकि यदि घर से बाहर डर जाने डालने से नॉर्मल पर्सन नहीं डरता है, जैसे अपन हाइट की बात करें, ठीक है, एक्रोफोबिया, ठीक है, एक्रोफोबिया हो गया। एक्रोफोबिया में एक पर्सन होता है वो क्या कहे, हाइट पे जाने से डरता है, जैसे मकान के ऊपर चढ़ने से डरना, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल पर्सन होता है वो उस जगह पे जाने से नहीं डरता है, यदि नॉर्मल जो वे है उससे डरना, दैट इज द नॉर्मल फियर। जबकि यदि हर पर्सन है उससे जाने से नहीं डरता हो और उससे डर लगना, वो क्या करा, इररेशनल फियर, दैट इज नोन एज फोबिया। फोबिया एक तरह की क्या है, प्रॉब्लम्स है, दैट इज द थॉट्स प्रॉब्लम, ठीक है। फॉर्मेशन लेवल, प्रोग्रेशन लेवल, कंटेंट लेवल के अंदर फोबिया आता है। कंटेंट लेवल में ये थॉट्स की प्रॉब्लम है, उसके माइंड के अंदर थॉट्स या थिंकिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिस कारण से इररेशनल फियर लगना स्टार्ट हो जाता है हर थिंग्स के द्वारा। जैसे एक्रोफोबिया हो गया, गैमोफोबिया हो गया, एल्गोफोबिया हो गया, एग्रोफोबिया हो गया, ये सभी टाइप के फोबिया होते हैं, वो इररेशनल फियर फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन, किसी सिचुएशन से, किसी ऑब्जेक्ट से इररेशनल फियर लगना, जिससे नॉर्मल हर किसी पर्सन को डर नहीं लगता है, उससे डर लगना क्या कहलाता है, फोबिया कहलाता है, ठीक है। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन क्या होता है, हेलुसिनेशन होता है मिस इंटरप्रिटेशन, फॉल्स परसेप्शन, ठीक है, फॉल्स परसेप्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट एब्सेंट में, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, उसका फॉल्स परसेप्शन होना क्या कहलाता है, हेलुसिनेशन कहलाता है। अब हेलुसिनेशन और इल्यूजन में क्या डिफरेंस होता है वो आपको पता चल गया होगा। इल्यूजन के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट होता है, जबकि हेलुसिनेशन के अंदर ऑब्जेक्ट है वो एब्सेंट होता है। तो फॉल्स परसेप्शन होना क्या कहलाता है, हेलुसिनेशन, और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वो क्या कहलाता है, इल्यूजन कहलाता है। तो इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन इज द
इल्यूजन, इल्यूजन इज द मिस इंटरप्रिटेशन, दोनों पिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। दोनों के बीच में टर्मिनोलॉजी में समझ में आ गया होगा। एक होता है मिस इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब होना कोई ऑब्जेक्ट तो है, उस ऑब्जेक्ट को गलत समझना, वो कहलाएगा इल्यूजन के अंदर। ओके, हेलुसिनेशन के अंदर वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऐसा ही कोई फाल्स परसेप्शन होना क्या कहलाएगा, हेलुसिनेशन। जैसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ठीक है, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन, टैक्टाइल हेलुसिनेशन, ये सभी हेलुसिनेशन के पार्ट है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमन रूप से होता है, सभी डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है। ऑडिटरी में ऐसा लगता है कि कोई आवाज से आवाजें आ रही है, वो मेरे को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी आवाज आना, ये किसके अंदर आता है, एल्कोहलिज्म के अंदर होता है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के अंदर भी देखने को मिलता है। तो ये क्या है, इल्यूजन और हेलुसिनेशन के बारे में हो गया। तो इसके अंदर फोबिया भी नहीं है, एल्यूसिनेशन भी नहीं है। ऑब्सेशन, मैंने आपको बताया ऑब्सेशन, ऑब्सेशन इज द डिसऑर्डर ऑफ, बार बार बताने की जरूरत नहीं होती, हर थिंग्स अपने माइंड में सेट रखनी है, हर टर्मिनोलॉजी माइंड के अंदर सेट रहेगी तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑब्सेशन इज द डिसऑर्डर ऑफ थॉट, सबसे पहले तो ये याद रखना है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, डिसऑर्डर ऑफ थॉट। ऑब्सेशन में मतलब क्या होता है, अनवेलकम आइडिया, अनवेलकम आइडिया कम इन माइंड अगेन एंड अगेन, ऐसे आइडिया जो क्या है जिसको अपन नहीं चाहते हैं वो माइंड के अंदर आए, वो आइडिया बार बार माइंड के अंदर आना, और उस आइडिया के कारण से अपन की जो कुछ फिजिकल एक्ट करने पड़ते हैं उसको बोलते हैं कंपल्सन। क्या बोलते हैं, कंपल्सन। तो एक होता है कंपल्सन, एक होता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन इज द डिसऑर्डर ऑफ थॉट, थॉट का डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है, अनवेलकम आइडिया कम इन माइंड अगेन एंड अगेन, ऐसे अनवेलकम आइडिया बार बार माइंड के अंदर आता है। जैसे वॉचर हो गया, चेकर हो गया, जैसे चेक करना, बार बार घर से बाहर जाते हैं तो माइंड में क्या आता है, बाहर घर से बाहर निकलने के बाद में ऐसा माइंड में आ गया कि मैंने घर का लॉक है वो बंद नहीं किया, ये क्या होता है, अनवेलकम आइडिया बार बार माइंड के अंदर आया। अनवेलकम आइडिया आने के कारण से घर पे वापस जाके लॉक चेक करना, दैट इज द कंपल्सन एक्ट। एक्ट कैसा, दैट इज द स्टीरियोटाइप, ठीक है, स्टीरियोटाइप एक्ट, ठीक है। ऑब्सेसिव थॉट के कारण से स्टीरियोटाइप एक्ट करना वो क्या कहलाता है, कंपल्सन कहलाता है। घर में आके वापस लॉक चेक करना, फिर देखना कि हाँ ठीक है यार लॉक तो लगाया हुआ है, फिर वापस बाहर जाना, फिर माइंड में ऑब्सेसिव थॉट आना, ये किसके अंदर होता है, ओसीडी के अंदर होता है, ठीक है, किसके अंदर होता है, ओसीडी के अंदर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जिसके अंदर वॉशर, बार बार हाथ धोना, बार बार लॉक चेक करना, ये सभी सिम्टम्स है वो किसके अंदर देखने को मिलते हैं, ओसीडी के पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर यही ऑप्शन है कि हिज हर हैंड आर डर्टी एंड वॉश फ्रीक्वेंटली, बार बार जाके हाथ धोना, ये किसके अंदर होता है, दैट इज द ऑब्सेशन या फिर ओसीडी के अंदर देखने को मिलता है, तो ओसीडी सही ऑप्शन है। डिल्यूजन क्या होता है, दैट इज द फॉल्स फिक्स बिलीफ, फॉल्स फिक्स बिलीफ। डेल्यूजन ऑफ परसेप्शन हो गया, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो गया, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंसेज हो गया, ये सभी किसके अंदर आता है, डेल्यूजन के अंदर आता है। फॉल्स फिक्स बिलीफ है जो कोई ऐसी पर्सन है वो नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके माइंड के अंदर ऐसा थॉट चलता है कि ये मेरे बारे में ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। डेल्यूजन ऑफ परसेक्यूशन में, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंसेज में दो पर्सन बातें कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है ये मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो गया, इसमें लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान ही मैं हूँ, दूसरा कोई पर्सन है वो मेरे से ऊपर नहीं हो सकता, ये थॉट्स किसके अंदर आती है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी के अंदर आती है। तो टर्मिनोलॉजी हर क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आते हैं, अपन को ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करने। यदि आपने टर्मिनोलॉजी अच्छे से पढ़ी है, टर्मिनोलॉजी समझी है, तो ये क्वेश्चन गलत होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़े अगले क्वेश्चंस की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है वो है, which of the following personality person will have an case and heavy rigid behavior and feel uncomfortable in anything is changed। ये भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी, एक ऐसी पर्सनालिटी पर्सन विल हैव इन केस ही इज हैविंग रिजिड बिहेवियर, उनका ऐसा रिजिड बिहेवियर जिस कारण से एंड फील अनकंफर्टेबल इफ एनीथिंग इज चेंज्ड। घर के अंदर कुछ भी चेंज हो रहा है तो उनको अनकंफर्टेबल फील होता है। ऐसा किस प्रॉब्लम्स के कारण से हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज के अंदर भी है उसका ऑप्शन, अपन को क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है।
क्योंकि ऑप्शन आप बाद में देखो, यदि आपको टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझी हुई है तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछना चाह रहे हैं, किसकी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है, ओसीडी है, सीधा से समझ में आ गया। तो ये देखते ही आपको लैंग्वेज, यदि आपने टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझी है, टर्मिनोलॉजी आपने अच्छे से पढ़ी है, तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको सीधे से ही ऑप्शन, मतलब आप ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होती, उससे पहले आपको समझ में आ जाता है। बट हाँ, ऑप्शन आपको देखना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में ऑप्शन अलग दिया हुआ हो, ठीक है, क्योंकि जैसे ऑब्सेशन की जगह ओसीडी दिया हुआ हो, ऑब्सेशन भी दिया हुआ तो उसके अंदर ओसीडी सबसे ज्यादा ऑप्शन सही होता है। मैंने आपको बताया ऑब्सेशन इज द डिसऑर्डर ऑफ थॉट, कंपल्सन इज द डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। दोनों दोनों मतलब ओसीडी के अंदर दोनों डिस्टर्बेंस होते हैं, एक्टिविटी का भी डिस्टर्बेंस होता है और थॉट्स का भी डिस्टर्बेंस होता है। ओके, तो इसके अंदर क्या है, दैट इज विच इज फॉलोइंग पर्सनैलिटी इन विच द हिस्टीरियोलिक पर्सनैलिटी। हिस्टीरियोलिक पर्सनैलिटी क्या होता है, हिस्टीरिया, ठीक है, हिस्टीरिया। हिस्टीरिया के अंदर कौन सी पर्सनैलिटी होती है, दैट इज द अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। क्या होता है, अटेंशन, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। जो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के पर्सनैलिटी होते हैं उसके अंदर हिस्टीरिया होता है। हिस्टीरिया मोस्ट कॉमन रूप से फीमेल में देखने को मिलता है। ऐसी फीमेल जिसके क्या है, उनके तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, या फैमिली के द्वारा नहीं दिया जा रहा, या फिर सडन किसी की मैरिज हुई है, वो अपने ससुराल में गई है, ससुराल में क्या है, उनकी सास वगैरह होती है, बहुत ज्यादा काम करने के लिए उनको करना पड़ रहा है, या फिर उनके जो घर वाले हैं, जैसे फैमिली में पापा मम्मी होते हैं, जितना ध्यान देते थे उतना उनका जो सास ससुर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके हस्बैंड ध्यान नहीं दे रहे, तो उनके माइंड के अंदर क्या होता है, बार बार लॉन्ग टाइम तक चलते चलते फिर ऐसा रहता है कुछ न कुछ ऐसा किया जाए जिससे क्या है वो मेरी तरफ ध्यान दे, फिर क्या ऐसा रिएक्ट करना, उसके क्या साइकोलॉजिकल रूप से ऐसा रिएक्ट करना, जैसे एकदम से ऐसा लगा, बिल्कुल ऐसा लगा कि मेरे एकदम से पैर है वो सुन हो गए हैं। अब पैर सुन हो गए, एकदम से धड़ाम नीचे गिर गए और ऐसा लगना स्टार्ट हो गया, घर वाले सोचते हैं कि बिल्कुल क्या हो गया, सीजर आ गया या आधा शरीर है वो सुन हो गया है, बिल्कुल पैर काम करने बंद करे, हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में सभी इन्वेस्टिगेशन कराए, पूरे इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में पता चला कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ दैट इज द सफरिंग फ्रॉम द हिस्टीरिया। हिस्टीरिया एक ऐसी प्रॉब्लम है साइकेट्री जिसके अंदर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर वाले पर्सनैलिटी होती है, उसमें सबसे ज्यादा कॉमन रूप से देखने को मिलता है। कोई घर वाले ध्यान नहीं देते हैं तो उसके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है हिस्टीरिया, और यही हिस्टीरिया आगे जाकर के एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, फिर उनको कंट्रोल में नहीं रहते हैं। पहले कंट्रोल में ये थिंग्स की जाती है, उसके बाद में लॉन्ग टाइम के बाद में ये खुद के कंट्रोल में भी नहीं रहती है, और ऐसा बार बार है वो रिपीटेड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें पैरानोइड पर्सनैलिटी। पैरानोइड पर्सनैलिटी में हर किसी में क्या करता है, शक करता है, मतलब जैसे कोई भी पर्सन दो बातें कर रहे हैं उसके बारे में, जैसे अपन डेल्यूजन ऑफ परसेक्यूशन हो गया, जिसमें अदर कोई पर्सन बातें कर रहे हैं उसके बारे में ऐसा लगता है ये मेरे बारे में बातें करे, तो जो ये डेल्यूजन ऑफ परसेक्यूशन जैसी पर्सनैलिटी परसेक्यूशन है वो किसके अंदर होता है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के अंदर पर्सन में देखने को मिलता है। और पैरानोइड पर्सनैलिटी में पर्सन हर कोई दो बातें कर रहे हैं उसके बारे में उसको शक करते हैं, ये मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, ऐसा उसके माइंड के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी। बिल्कुल इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है सही जाएगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी के अंदर लगता है जिसके अंदर घर में जैसे ऐसा कोई फीमेल है, वो घर में कुछ भी चेंज हो बिल्कुल एकदम से अटैच करके रखते हैं, एकदम से किचन के अंदर ये सामान ऐसे होना चाहिए, किसी ने आकर के बोतल को उठा के किसी दूसरी जगह पे रख दिया तो भी उसको ऐसा लगता है कि मतलब ये ऐसे नहीं रखना, इस जगह पे रखना है। हर घर में एकदम से सिचुएटेड होना चाहिए, बिल्कुल सही तरह से होना चाहिए। घर में जो फर्श होता है वो बिल्कुल बार बार दिन में 10 बार पोछे लगाना, एकदम से साफ करना। किचन के अंदर ये सामान ऐसे होने चाहिए, शूज ऐसे होने चाहिए, घर में दिन में 10 बार 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 चेंज करके उसको वापस प्रॉपर रूप से जगह पे रखना, ये सब अपनी थिंग्स रखना। ये क्या है, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव वाली पर्सनैलिटी होती है उसके अंदर सबसे कॉमन रूप से देखने को मिलता है। घर में कुछ चेंज नहीं होना चाहिए कि जैसा भी रखा वैसा होना चाहिए, बार बार वो खुद चेंज कर सकता, दूसरा आकर के कुछ चेंज नहीं कर सकता घर में। ठीक है, बार बार लॉक चेक करना, बार बार की चेक करना, बार बार वो अपने हाथ धोना, ये बीमारी हो सकती है, मेरे हाथों में इन्फेक्शन हो जाना, ये सभी सिम्टम्स है वो किसमें देखने को मिलता है, ओसीडी में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाली पर्सनैलिटी में देखने को मिलता है। सिजोइड पर्सनैलिटी है वो किसके अंदर होता है, सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलती है, जिसमें सिजोफ्रेनिया होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, दैट इज द ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी। उसके अंदर है वो कौन सा डिसऑर्डर होता है, ओसीडी। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है वो किसकी पर्सनैलिटी में होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी के अंदर सबसे कॉमन रूप से देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। अपना अगला क्वेश्चन है वो है, इन केस साइकेट्रिक पेशेंट इज हैविंग लिवर और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, नर्स शुड बी टेक परक्यूशन व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग। क्वेश्चन को समझना है अच्छे से, कौन सा है वो इसके अंदर ऑप्शन है वो सही रहेगा। पेशेंट है वो क्या है कि साइकेट्रिक पेशेंट है, लिवर और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, नर्स शुड टेक प्रिस्क्रिप्शन विद व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग कौन सी मेडिकेशन, एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन देंगे तो उस पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर और इस फंक्शन डिस्टर्ब होने के चांसेस है, नो बिल्कुल नहीं।
एंटी डिप्रेजेंट एंटी कोलिनर्जिक ड्रग से भी नहीं है, एंटी साइकोटिक ड्रग से कम होते हैं। एंटी डिप्रेजेंट देते हैं तो एंटी डिप्रेजेंट के कारण से कार्डियोवास्कुलर डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, बीपी बढ़ सकती है, कार्डियक सिस्टम के जो डिस्टर्बेंस है वो सबसे ज्यादा कॉमन रूप से देखने को मिलता है किसके अंदर, एंटी डिप्रेसेंट्स के अंदर। ठीक है, कार्डियक इश्यू बढ़ सकते हैं। ठीक है, और जैसे ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो गया, बीपी में चेंजेस होगा, वो सबसे किसके साथ है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो गया, या फिर कार्डियक में कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो किसके अंदर बढ़ती है, वो बढ़ती है एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन से सबसे ज्यादा कॉमन रूप से देखने को मिलती है। जैसे एंटी डिप्रेसेंट इमिप्रामाइन हो गया, ठीक है, क्लोइमिप्रामाइन है, इन सबसे से कौन सी है वो कार्डियक इशू बढ़ने के ज्यादा, लीवर प्रॉब्लम और कार्डियक इशू सबसे ज्यादा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती है उससे ज्यादा कॉमन रूप से देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं साइकोफार्माकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन से। ओके, नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट विल द डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट इन केस नर्स फाउंड पेशेंट इज गिविंग चिली, स्माइल, गिगलिंग हैंड, हैलुसिनेशन, फैंटेसी, डेल्यूजन्स, डू नॉट मेंटेन डेली पर्सनल हाइजीन। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है पहले। कौन से सिजोफ्रेनिया के अंदर ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलता है। ठीक है, चिली बिहेवियर सभी ये किसके अंदर होता है, जैसे व्हाट विल डू द डायग्नोसिस पेशेंट कैसा बिहेवियर है, गिविंग चिली स्माइल, ऐसी स्माइल दे रहा है, गिगलिंग हैंड, हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, फैंटेसी, डेल्यूजन है, डू नॉट मेंटेन डेली पर्सनल हाइजीनिक, ये किसके अंदर होता है, सिंपल सिजोफ्रेनिया में नहीं होता। सिंपल के अंदर क्या होता है, पर्सन होता है किसी जो एक एडल्ट एज के अंदर सबसे कॉमन रूप से देखने को मिलता है, उसके टाइम के साथ साथ उनके बिहेवियर में चेंजेस होता है। पहले घर पे अच्छे से काम कर रहा है, एग्जाम में एग्जाम की स्ट्रेस के कारण से लॉन्ग टाइम एग्जाम में स्ट्रेस को कंटिन्यू कर रहा है, उसके बाद में जाके यदि पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है या फिर उनके पर्सनल हाइजीन वगैरह मेंटेन है, वो सिंपल सिजोफ्रेनिया के अंदर रहती है। जबकि जो हेबेप्रेनिक सिजोफ्रेनिया होता है उसके अंदर ये सभी सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर स्माइल बार बार फालतू की अदर थिंग से स्माइल करना, ठीक है, गिगलिंग होता है, हेलुसिनेशन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो पर्सनल हाइजीन होती है वो भी क्या है, मेंटेन नहीं रहती है, किसके अंदर, हेबेप्रेनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर। और सिंपल सिजोफ्रेनिया होता है वो क्या है, वन एज एडल्ट के अंदर सबसे कॉमन रूप से देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है किसी एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस और टेंशन यदि लॉन्ग टाइम तक रहती है तो उन पर्सन में या उसमें पर्सन में कौन सा सिजोफ्रेनिया सबसे कॉमन रूप से देखने को मिलता है, सिंपल सिजोफ्रेनिया है वो देखने को मिलता है। थर्ड वन ऑप्शन है वो है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया है वो दो तरह का होता है, कैटाटोनिक स्टूपर, ठीक है, और कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। ठीक है, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि उनके बिहेवियर होता है उसमें स्टूपर और एक्साइटमेंट, दो स्टेज होती है, जिसमें एक टाइम पे ऐसा रहेगा पर्सन बिल्कुल म्यूट एंड मोशनलेस, एकदम से म्यूट एंड मोशनलेस वाला सिम्टम्स में प्रेजेंट है सिजोफ्रेनिया विद कैटाटोनिक, तो वो स्टूपर में आएगा। एक्साइटमेंट के अंदर क्या होगा, पर्सन होता है वो क्या रहता है, एक्साइटमेंटरी बिहेवियर करता है, मतलब बार बार इधर उधर भागना, दौड़ना और अदर किसी को नुकसान पहुंचाना, वो किसमें होता है, कैटाटोनिक स्टूपर वाली स्टेज के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया हर किसी के ऊपर वो क्या करता है, शक करता है, किसी को कोई भी पर्सन दो बातें करे उसके बारे में ऐसा लगता है कि वो मेरे बारे में बातें करने। और पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में डेल्यूजन ऑफ परसेक्यूशन, मोस्ट कॉमन रूप से डेल्यूजन ऑफ परसेक्यूशन है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, वो मिलता है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के अंदर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर कौन सा है, वो है हेबेप्रेनिक सिजोफ्रेनिया है, ऑप्शन है वो क्या जाएगा, सही जाएगा। इसके अंदर कौन सा है सिजोफ्रेनिया, हेबेप्रेनिक सिजोफ्रेनिया है। यदि आपने सिजोफ्रेनिया अच्छे से डिटेल में पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से अपना वो है, व्हेन रिहेबिलिटेटिंग ए क्लाइंट एडिक्टेड टू अल्कोहल द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इज, एक पेशेंट है अल्कोहल का है, उसको क्या करना है, रिहेबिलिटेटिंग करना है अल्कोहल से, तो मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से फैक्टर का अपन ध्यान रखेंगे। द क्लाइंट इमोशनल मोटिवेशन, इफ ग्रुप थेरेपी हैज बीन सक्सेसफुल एंड रेडीनेस, ठीक है, द क्वालिटिव केयर ऑफ द क्लाइंट फिजिकल स्टेट, द एक्सेप्टिंग एटीट्यूड ऑफ क्लिनिकल फैमिली, द अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। पेशेंट एक एडिक्टेड है अल्कोहलिज्म का, तो उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए अपन को कौन से फैक्टर का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। मेन अपन बात करें अल्कोहलिज्म का पेशेंट हो, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए कि पेशेंट का रेडीनेस होना बहुत जरूरी है। पेशेंट यदि रिहेबिलिटेटिंग या अल्कोहल डिपेंडेंसी का पेशेंट है, उनको अल्कोहल छुड़ाना है, तो पेशेंट की खुद की रेडीनेस होनी बहुत जरूरी है। यदि पेशेंट खुद रेडी नहीं है तो उनको अपन अल्कोहल नहीं छुड़ा सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें विड्रॉल के सिम्टम्स भी ज्यादा आएंगे। पेशेंट खुद रेडी नहीं है तो वो क्या करेगा, किसी भी हालत में कैसे ही करके वो वापस स्टार्ट करने के ज्यादा चांसेस होते हैं।
तो इसके अंदर सबसे ज्यादा ऑप्शन सही जाएगा, द क्लाइंट इमोशनल और मोटिवेशनल विल बी रेडी। पेशेंट खुद इमोशनल और मोटिवेटेड होना चाहिए कि मेरे को अल्कोहल छोड़ना है, तभी वो पेशेंट को अपन अल्कोहल है वो छुड़ा सकते हैं, ऐसे अपन पेशेंट को अल्कोहल नहीं छुड़ा सकते। बाकी ऑप्शन इसमें सही होने के कम चांसेज है। इफ ग्रुप थेरेपी हैज बीन सक्सेसफुल एंड रेडीनेस, द क्वालिटेटिव ऑफ द क्लाइंट फिजिकल रूप से क्वालिटेटिव स्टेट में होना चाहिए, फिजिकल रूप से जरूरी नहीं है, पेशेंट मेंटल रूप से रेडी होना चाहिए कि वो अल्कोहल छोड़ना चाह रहा है। ओके, ये क्वेश्चन इसके अंदर भी ऑप्शन ज्यादा सही जाएगा। द एक्सेप्टेंस एटीट्यूड ऑफ क्लिनिकल फैमिली का जो मतलब फैमिली का जो एटीट्यूड है वो एक्सेप्टिंग होना चाहिए। फैमिली के एटीट्यूड एक्सेप्टेंस से ज्यादा मतलब नहीं होता है, ज्यादा मतलब होता है पेशेंट खुद का। पेशेंट खुद होता है वो मेंटली और फिजिकल रूप से एग्री है अल्कोहल छोड़ने के लिए, तभी उस पेशेंट को अपन अल्कोहल है वो छुड़वा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात है द अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है, पेशेंट खुद एग्री होना चाहिए, रेडी होना चाहिए छोड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है वो है डाइसल्फारामीन एंटा अब्यूज इज प्रिस्क्राइब फॉर एन क्लाइंट विद प्रॉब्लम रिलेटेड टू अल्कोहल, द नर्स अंडरस्टैंड दैट द मेडिकेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपीज। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल छुड़ाने के लिए कौन सी थेरेपी यूज दी। आपने यदि साइकोथेरेपी पढ़ी है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक डाइसल्फारामीन दे रहे हैं, डाइसल्फारामीन कौन सी थेरेपी के अंदर देते हैं, तो सीधा सही आता है एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी, ठीक है, अल्कोहलिज्म के अंदर सबसे कॉमन रूप से यूज होने वाली थेरेपी दैट इज द एवर्जन थेरेपी। ठीक है, सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन, सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन किसके अंदर होता है, फोबिया के अंदर सेंसिटाइजेशन। सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी होती है वो किसके अंदर यूज ली जाती है, फोबिया के पेशेंट के अंदर यूज ली जाती है। फोबिया में सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन के अंदर पर्सन को जिस चीज से डर लगता है उसको सिस्टेमिक रूप से उसको आगे उनका फियर है वो कम करने के लिए, डर मिटवाने के लिए कौन सा डिसेंसिटाइजेशन यूज किया जाता है, तो ये भी नहीं होएगा इसके अंदर। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल थेरेपी, खुद कंट्रोल करे वो थेरेपी है वो अल्कोहलिज्म के अंदर यूज नहीं ली जा सकती है। ओके, मिलियो थेरेपी है, फैमिली थेरेपी है, वो किसके अंदर है, जो चाइल्ड है या फिर फैमिली में जो अदर कुछ थिंग्स होती है, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस होते हैं, उनके अंदर यूज ली जाती है। एवर्जन थेरेपी है वो अल्कोहलिज्म के अंदर सबसे कॉमन रूप से यूज ली जाती है। अल्कोहलिज्म एनिनोमस या अल्कोहलिज्म के ग्रुप होते हैं उसके अंदर एवर्जन थेरेपी यूज ली जाती है। एवर्जन के अंदर पर्सन को क्या है, डाइसल्फारामीन दिया जाता है। डाइसल्फारामीन होता है वो क्या करता है, अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करता है जिससे पर्सन को बार बार वॉमिटिंग होता है, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस होते हैं, जिस कारण से पर्सन को ऐसा लगता है कि अल्कोहल पीने से मेरे को नुकसान होता है, फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, वो क्या करता है, अल्कोहल छोड़ देता है। तो एवर्जन थेरेपी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, किसके अंदर दी जाती है, अल्कोहलिज्म के अंदर एवर्जन थेरेपी दी जाती है। याद रखना है एवर्जन थेरेपी में डाइसल्फारामीन, ठीक है, डाइसल्फारामीन होता है वो अल्कोहल के साथ में क्या करता है, रिएक्ट करता है। अल्कोहल के साथ में एथेनॉल, डाइसल्फारामीन विद एथेनॉल देते हैं, तो एथेनॉल है वो डाइसल्फारामीन के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के कारण से उस पर्सन को बार बार वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग के कारण से पर्सन को ऐसा लगता है ये चीज को मुझे छोड़ने से फायदा है, तो डाइसल्फारामीन थेरेपी है वो किसके अंदर आती है, एवर्जन थेरेपी के अंदर आती है, और ये अल्कोहलिज्म के अंदर कॉमन रूप से यूज ली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ये भी है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है वो है A client of frequently is seen as ghost when no one is present. She is most likely experiencing. ठीक है, एक पेशेंट है वो क्लाइंट इज सीन घोस्ट, मतलब एक भूत दिख रहा है, when no one is present, कोई वहां पे प्रेजेंट नहीं है, she is most likely experiencing, उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप बता सकते हैं। सीधा सही ऑप्शन है, सीधा सही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कि एक पर्सन है जिसको भूत दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में कोई भूत नहीं है, क्या होगा इसके अंदर, तो होगा हेलुसिनेशन। ठीक है, डेल्यूजन इज द फॉल्स फिक्स बिलीफ, इल्यूजन में ऑब्जेक्ट एब्सेंट प्रेजेंट होता है जबकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट है नहीं। ठीक है, हेलुसिनेशन में ऑब्जेक्ट क्या होना, मिस फॉल्स परसेप्शन, और ये फॉल्स परसेप्शन ही है, कुछ है ही नहीं ऐसा लगना, किसके अंदर आता है, हेलुसिनेशन में। ऑब्सेशन में क्या होता है, अनवेलकम आइडिया कम इन माइंड अगेन एंड अगेन। ठीक है, अगेन अगेन माइंड के अंदर अनवेलकम आइडिया आना क्या कहलाता है, ऑब्सेशन। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही है, दैट इज द सी ऑप्शन सही है, हेलुसिनेशन है उस पर्सन को।
कि घोस्ट दिखना क्या है, हेलुसिनेशन है। यदि कुछ प्रेजेंट है उसका दिखना क्या कहलाता है, इल्यूजन। जबकि इसके अंदर क्या है, कुछ प्रेजेंट भी नहीं है, ऐसा दिखना क्या है, हेलुसिनेशन है। ओके, नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। तो अपना अगला क्वेश्चन है वो है द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन फॉर मेजर ट्रैंक्विलाइजर। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेजर ट्रैंक्विलाइजर। मेजर ट्रैंक्विलाइजर का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, ठीक है। मेजर ट्रैंक्विलाइजर मतलब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ठीक है। तो मेजर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है वो क्या होती है, मेजर ट्रैंक्विलाइजर। मेजर ट्रैंक्विलाइजर जो भी रिसेंट में ड्रग्स यूज हो रही है उसको मेजर ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं। रिसेंट में कौन कौन सी, जैसे क्लोजापिन हो गई, ओलेंजापिन, क्लोजापिन, रेस्पेरिडोन, ये सभी ड्रग्स होती है वो किसके अंदर आती है, न्यूअर या एटिपिकल ड्रग्स, ठीक है, न्यूअर या फिर एटिपिकल ड्रग्स, ठीक है। न्यूअर या एटिपिकल ड्रग्स के अंदर आती है कौन कौन सी, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, रेस्पेरिडोन, ये सभी जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है वो न्यूअर या एटिपिकल ड्रग्स होती है, इसको मेजर ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी ड्रग्स होती है पुराने जमाने में यूज होती थी वो हेलोपेरिडोल हो गई, सीपीजेड हो गई, क्लोरोप्रोमाजीन हो गई, ठीक है। सीपीजेड सबसे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाए। 1952 के अंदर सीपीजेड सबसे पहली एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है वो प्रिस्क्राइब हुई या फिर खोज हुई। पहली एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कौन सी खोजी गई, तो थी सीपीजेड, क्लोरप्रोमाजीन। और 1952 के अंदर सबसे पहले क्लोरप्रोमाजीन या एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है वो खोजी गई। फिर हेलोपेरिडोल आया, ठीक है, हेलोपेरिडोल। ये सब क्या है, ओल्ड टाइम की ड्रग्स है, ठीक है। अब जो रिसेंट में यूज हो रही है वो है एटिपिकल, न्यूअर एटिपिकल या फिर मेजर ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं। इसका मेजर ट्रैंक्विलाइजर का जो मोस्ट कॉमन जो क्या कॉम्प्लिकेशन होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहला है फोटो सेंसिटिविटी। मेजर ट्रैंक्विलाइजर का सबसे मेन कॉमन कॉम्प्लिकेशन फोटो सेंसिटिविटी नहीं होता है, वो होता है एग्रेनुलोसाइटोसिस। एग्रेनुलोसाइटोसिस जैसे अपन बात करें क्लोनाजेपाम, ठीक है। क्लोजापिन होती है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है और मेजर न्यूअर या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है जिसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है एग्रेनुलोसाइटोसिस, जिसके अंदर जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती है वो उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ग्रेन्युलोसाइट किसको बोलते हैं, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या हो, या फिर अपन बोल सकते हैं न्यूट्रोफिलिया, ठीक है, या फिर ग्रेनुलोसाइटोपिनिया या न्यूट्रोफिलिया, या फिर इसको बोल सकते हैं एग्रेनुलोसाइटोसिस, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी एग्रेनुलोसाइटोसिस बोलते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं न्यूट्रोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया, ठीक है। टर्म समझना है। एग्रेनुलोसाइटोसिस का मतलब ऐसे नहीं समझना है कि एग्रेनुलोसाइट्स है वो उनका बढ़ना, न कि एग्रेनुलोसाइट बढ़ती नहीं है, इसके अंदर ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डब्ल्यूबीसी के अंदर ठीक है, न्यूट्रोसाइट्स होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। न्यूट्रोपिनिया बोल सकते हैं या फिर अपन ग्रेनुलोसाइटोपिनिया भी बोल सकते हैं, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया। और ग्रेनुलोसाइटोपिनिया है वो किससे, क्लोजापिन या फिर जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स न्यूअर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है उससे सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन रूप से कॉम्प्लिकेशन है, और जिसके अंदर ग्रेनुलोसाइट या डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है वो है कन्फाबुलेशन इज द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन पेशेंट विथ। कन्फाबुलेशन होता है वो कौन से पेशेंट के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन रूप से देखने को मिलता है, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाली पर्सनैलिटी के अंदर देखने को मिलता है, नो। कन्फाबुलेशन होता है वो किसके अंदर होता है, मेमोरी के प्रॉब्लम है, जिसके कन्फाबुलेशन होता क्या है पहले तो ये अपन को समझना है। कन्फाबुलेशन होता है वो होता है ठीक है। कन्फाबुलेशन का मतलब होता है कि मेमोरी के पार्ट के अंदर अदर थिंग्स है वो फिलअप कर देना। जैसे एक मेमोरी लॉस हो गया, मेमोरी लॉस हुआ, उस पार्ट के अंदर अदर थिंग्स को भर देना, वो कन्फाबुलेशन कहलाता है, ठीक है। और कन्फाबुलेशन होता है वो होता है मेमोरी की प्रॉब्लम के कारण। तो एमनेस्टिक सिंड्रोम के अंदर सबसे कॉमन रूप से क्या देखने को मिलता है, कन्फाबुलेशन देखने को मिलता है। एमनेस्टिक सिंड्रोम क्या होता है, जिसके अंदर मेमोरी है वो मेमोरी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जिसके अंदर मेमोरी का लॉस के सिम्टम्स देखना, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऑफ मेमोरी लॉस, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऑफ मेमोरी लॉस होता है वो किसमें होता है, एमनेटिक सिंड्रोम
सिंड्रोम के अंदर होता। पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, डेल्यूजन डिसऑर्डर नहीं है इसके अंदर, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? दैट इज द एमनेस्टिक सिंड्रोम है वो इसके अंदर है। और कन्फाबुलेशन इज द प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी, ठीक है, मेमोरी का लॉस होना, मेमोरी कन्फाबुलेशन और एक मेमोरी का पार्ट है या फिर सर्कमस्क्राइब एमनेशिया होता है, उस पार्ट के अंदर कोई थिंग्स भर देना, वो क्या कहलाता है? कन्फाबुलेशन कहलाता है, ठीक है। तो एमनेशिया मैंने बताया, रिट्रोग्रेड एमनेशिया, एंटेरोग्रेड एमनेशिया, ठीक है। रिट्रोग्रेड एमनेशिया है वो उससे पहले की जो प्रीवियस हिस्ट्री की जो थी मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है, जो रिसेंट और एट प्रेजेंट की जो मेमोरी होती है वो प्रेजेंट रहती है। रिट्रोग्रेड एमनेशिया, एंटेरोग्रेड एमनेशिया के अंदर अभी का जो पार्ट होता है वो मेमोरी में लॉस हो जाता है, ठीक है। और एंटेरोग्रेड एमनेशिया कन्फाबुलेशन हो गया। और सर्कमस्क्राइब्ड एमनेशिया के अंदर कोई एक इवेंट्स हुआ है या कुछ घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, उस दौरान की जो मेमोरी होती है वो क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। जबकि सर्कमस्क्राइब जो अपना कन्फाबुलेशन होता है उसके अंदर क्या होता है? सर्कमस्क्राइब्ड एमनेशिया के जो पार्ट में मेमोरी लॉस हुई है उसके अंदर कोई अदर थिंग्स या मेमोरी या फिर कुछ अदर स्टोरी भर देना कन्फाबुलेशन कहलाता है। समझ में आ गया अब आपको? तो इस एमनेस्टिक सिंड्रोम के अंदर कन्फाबुलेशन है वो देखने को मिलता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो आफ्टर इंजेक्शन ऑफ एल्कोहल बाय ए पर्सन हु इज डाइसल्फारामीन एथानॉल रिएक्शन ऑकर विद। डाइसल्फारामीन एथानॉल में जो रिएक्शन होती है वो कितने टाइम के अंदर होती है, ये क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जा रहा है। ओके, तो मैंने आपको बताया है ये एवर्जन थेरेपी के अंदर होता है। एवर्जन थेरेपी आपको समझ में आना जरूरी है। एवर्जन थेरेपी के अंदर क्या है? डाइसल्फारामीन और अल्कोहल साथ में देते हैं। तो डाइसल्फारामीन देने के कितने टाइम बाद में है वो पेशेंट को रिएक्शन, एथेनॉल रिएक्शन हो जाएगी? तो 30 मिनट्स के अंदर अंदर पेशेंट को एथेनॉल रिएक्शन हो जाएगी। इसके अंदर कौन सा ऑप्शन जाएगा? दैट इज द 30 मिनट्स। ये भी सीधा सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। एथेनॉल रिएक्शन होती है वो 30 मिनट्स के अंदर अंदर हो जाती है। तो 10 मिनट्स नहीं होती है, 60 मिनट, 1 आवर ज्यादा है, 120 नहीं, 30 मिनट्स के अंदर एथेनॉल और डाइसल्फारामीन देने साथ में देने से उनको रिएक्शन है वो हो जाती है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए 5 ईयर ओल्ड मोहन डायग्नोस एज रेक्टल कैंसर। एक 5 साल का मोहन डायग्नोस हुआ है रेक्टल कैंसर का, and his response to diagnosis is that nothing is wrong, it is just hemorrhoids, which defense mechanism is used। ठीक है, तो क्या है, एक पर्सन है उसको क्या है रेक्टल कैंसर डायग्नोस हुआ है। रेक्टल कैंसर डायग्नोस हुआ, रेस्पॉन्स है वो बता ये रहा है कि नथिंग इज रॉन्ग, इस कुछ गलत नहीं है, इट इज जस्ट हेमरोइड विच इज डिफेंस मैकेनिज्म इज यूज्ड। इसके अंदर पर्सन है वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है? ठीक है, प्रोजेक्शन है नहीं। प्रोजेक्शन में क्या होता है? अपना जो कुछ गलती होती है या कुछ प्रॉब्लम होती है वो किसी अदर के ऊपर थोप देना। ठीक है, खुद की प्रोजेक्शन, खुद की गलती अदर पर थोपना। ठीक है, वो होता है प्रोजेक्शन। इसके अंदर प्रोजेक्शन है नहीं, कोई गलती है वो दूसरे के ऊपर नहीं थोप रहा है। इस पर्सन क्या कर रहा है? अपनी जो प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को बता रहा है दैट इज द नॉट ए मेजर प्रॉब्लम, इट इज द हेमरॉइड्स, नॉर्मल प्रॉब्लम्स है। वो क्या है? तो दिस इज द डेनाइल। क्या है? एक टाइप का डेनाइल कर रहा है। वो क्या कर रहा है? अपना जो प्रॉब्लम है उसको डेनाइल कर रहा है, ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है। जबकि एक्चुअल में क्या है? दैट इज द कैंसर, रेक्टल कैंसर है, उसको डेनाइल करके वो हेमरॉइड बता रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ डेनाइल। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है डेनाइल के अंदर, वो डेनाइल कर रहा है। और डेनाइल क्या होता है? ठीक है, डेनाइल क्या है? इस टाइप का प्रिवेंट, खुद को प्रिवेंट कर ले, जैसे डेनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। पहले क्या कैंसर होता है उसको डेनाइल करते हैं, उसके बाद में स्लो क्या होना, एक्सेप्टेंस आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन डाबडा में पढ़ा है, डाबडा, जिसके अंदर ठीक है डेनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। तो इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर वो डेनाइल कर रहा है कि ऐसा कुछ मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज द नॉर्मल इज हेमरॉइड्स, कोई रेक्टल कैंसर नहीं है, ये हेमरॉइड है। तो ये क्या किस में आता है? डेनाइल के। रिप्रेशन क्या होता है? इसमें एंजाइटी कोई होती है, रिप्रेशन एंजाइटी के अंदर पर्सन को कुछ प्रीवियस एंजाइटी होती है, वो दूसरे माइंड में रिप्रेशन में चली जाती है, उसे रिप्रेशन एंजाइटी बोलते हैं। ओके, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? अदर थिंग्स को दूसरे पे बताना, दूसरे पर डिस्प्लेस करना अपनी जो प्रॉब्लम, वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही है? डेनाइल है, वो डेनाइल कर रहा है। इस लैंग्वेज से समझ में आ रहा है क्वेश्चंस की, वो अपनी जो प्रॉब्लम है उसको क्या कर रहा है? डेनाइल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। अपना अगला क्वेश्चन है वो है एक्सेसिव स्लीप इज टर्म एज, ज्यादा सोना क्या कहलाता है? सीधा सही है, हाइपरसोम्निया। हाइपरसोम्निया, ठीक है, इंसोम्निया, स्लीप डिस्टर्बेंस या स्लीप, सो नहीं पाना, नींद नहीं आनी, सोमनाम्बुलिज्म, स्लीप टॉकिंग प्रॉब्लम्स, इंसोम्निया बिल्कुल नींद नहीं आनी, और हाइपरसोम्निया मतलब एक्सेसिव स्लीपिंग।
टर्म है इंपॉर्टेंट है और सीधा सा ही टर्म है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अपना अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है वो है द प्राइमरी फिजिकल इफेक्ट ऑफ एल्कोहल इन बॉडी इज। जो बॉडी में एल्कोहल होता है वो प्राइमरी वो क्या करता है, तो प्राइमरी जो एल्कोहल होता है स्टिमुलेट द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन के जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है पार्ट उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिस कारण से अपने जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कारण से सबसे पहले जो मोटर होता है, मूवमेंट्स होती है, वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे टंग मूवमेंट हो गई, अपनी जो फिजिकल मोटर रिस्पॉन्स हो गया, उनकी मूवमेंट्स होती है, उसमें डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, किसके अंदर, एल्कोहल के कारण से। तो बॉडी के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में डिस्टर्ब होने के कारण से जो बॉडी का कंट्रोल है, बॉडी का जो चलने के प्रोसेस होता है, उन सब के अंदर डिस्टर्बेंस होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स पार्ट को सबसे पहले क्या करता है, एल्कोहल है वो डिस्टर्ब करता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। अपन ने आज बहुत सारे साइकेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ में डिस्कस किए। आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे, ऑप्शन भी आपको अच्छे से समझे हैं। आगे भी ऐसे क्वेश्चंस और क्लासेस चलती रहेगी। आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।